नमस्कार, मैं वर्षा परगट सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल लेंस में। राहुल गांधी जी को एक सपना भी आया है कि 2029 में सत्ता में वो आएँगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं या कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं, उनके सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उनकी जो विचारधारा है या फिर भारत को अभी तक जो उन्होंने कोशिश की थी कुछ तो आग लगाने की, उसको और किस तरह से भड़काया जा सकता है, इसी का जो है वो पूरा भाषण है। हम सब जानते हैं कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी स्वतंत्रता पूर्व और उसके बाद कांग्रेस कैसे अस्तित्व में आई उस ये भी हम जानते थे। एक राजनीतिक पार्टी की जगह अभी वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अब प्रतिरोध आंदोलन करेगी हर जगह पे। और आए दिन वो किस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, राष्ट्र के विरोध में बात करते हैं कई बार, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस भाषण को लेके आज विशेष चर्चा हम करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ संपादक, लेखक, अनुवादक अल्केश पटेल सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार। सर उन्होंने जो भी भाषण दिया है उसमें से जो भी हम सार निकाल सकते तो वो यही है कि जिस तरह से आजू-बाजू के देशों में अराजकता का माहौल पैदा किया गया था, उसी तरह का माहौल वो चाहते हैं। जी, बिल्कुल, वही बात है। और मैं उस बात को शुरू करूँ उससे पहले जैसे मेरा रहता है कुछ एक अलग से कोई बात शुरू करने का, इस बार क्लियर करूँगा कि मैं धुरंधर फ़िल्म को याद करूँगा। क्योंकि सबसे आखिर में मैंने दोनों पार्ट अभी देख लिए हैं और पूरा एक समझ में आ गया है कि क्या है धुरंधर। तो इसकी कांग्रेस की बात को मैं धुरंधर से थोड़ा-सा जोड़ के थोड़ा-सा नहीं मतलब मैं वो पूरा रिलेट अभी कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। वो करके बाद में वो राहुल जी के भाषण के बारे में बात करें। तो हुँ, धुरंधर में हुँ। जो जिस तरह से हाँ, धुरंधर एक वहाँ की पूरी सिस्टम में पूरा विश्वास पैदा करके घुसकर सब कुछ तोड़ डालता है। सबको अंदर-अंदर से अपने आप बीच में ही पूरा दुश्मनावट करके सबको खत्म करवा देता है और वो खुद ऐसे ही बाहर निकल आता है। यही यस, काम कांग्रेस में हो रहा है। राइट। कांग्रेस के अंदर जितने भी वहाँ के उसके जो जितने भी अपने विश्वासु है, मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कांग्रेस को सही बातें नहीं बता रहा है या फिर इस तरह से बता रहे कि राहुल को पसंद आए कि हाँ, हाँ, ये बात कही सच बात होगी और वो बाहर आके बोल देते हैं और वो समाज में उल्टा पड़ जाता है और कांग्रेस को नुकसान करता है। कांग्रेस राहुल के लीडरशिप के बाद 100 नवा 99 चुनाव ऐसे ही नहीं हारी। ये कुछ धुरंधर वहाँ पे है जिसका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अब बिल्कुल। रही बात आपने जो भाषण की राहुल जी के भाषण की बात कही तो एक्चुअली ये हुआ ऐसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी में जो बिखराव हो रहा है बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भारत के और किसी राजनीतिक पार्टी में इस तरह का बिखराव नहीं हुआ है हारने के बाद। चुनाव बहुत सारे पार्टी हारते हैं, लेकिन हुँ, इस लेवल का बिखराव नहीं होता है। तो वो जो हो रहा है उससे ममता बनर्जी बहुत ही घबरा गई है। तो उन्होंने उनके कहने से ये इंडी गठबंधन का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, वो उनके कहने से हुआ है। ये सब कुछ हम जानते हैं कि ऐसे ही नहीं हुआ ये मीटिंग। उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमें मिलना चाहिए और बीजेपी के विरुद्ध हमें गठबंधन करना चाहिए, कुछ करना होगा नहीं तो सब पार्टियाँ खत्म हो जाएगी। तो इसके बिल्कुल। लिए मीटिंग हुई दिल्ली में। सबने यस। अपनी-अपनी बात रखी, जितने भी बचे हैं, डीएमके पहले से डीएमके के तमिलनाडु के चुनाव के बाद डीएमके के साथ जो कांग्रेस ने धोखा किया, तो डीएमके इंडी से वर्चुअली अलग हो गई है। आम आदमी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भारत की राजनीति में, वो भी कांग्रेस से बहुत पहले अलग हो चुकी है।
तो बाकी जो कुछ थोड़े-थोड़े पार्टियाँ बची थी, उसके नेता आए थे, उन्होंने जो भी बात की, उसके बाद में राहुल गांधी ने जो भाषण किया, वो उसको 2 तरह से लेना चाहिए। एक हुँ, पूरी तरह मतलब किसी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, पूरा एक मज़ाक के रूप में लेना चाहिए। मज़ाक के रूप में लेने वाला वर्ग भी है हमारे देश में, हमारे जो राजकीय विश्लेषक है, उसको पूरे मज़ाक के रूप में लेते हैं। दूसरा एक वर्ग है, उसको सीरियसली लेते हैं। मैं सीरियसली लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है, वो हुँ, नॉर्मल नहीं है। वो हुँ, किसी न किसी तरह देश में, देश की जनता में, देश के मतदारों में असंतोष फैलाना चाहते हैं। ये उन्होंने जो 2-3 बातें कही उसमें क्या कहा कि भाई अ, पश्चिम बंगाल का चुनाव सही चुनाव नहीं हुआ है, ऐसा ममता बनर्जी 90% मानती है। हुँ? उन्होंने प पता नहीं कहाँ से ये परसेंटेज की बात लेके आए, वो मज़ाक मज़ाक की बात इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी मानती है कि 90% चुनाव कॉम्प्रोमाइज़ था, वो 90% मानती है। महाराष्ट्र में उद्धव 40% मानते हैं कि उन महाराष्ट्र का चुनाव कॉम्प्रोमाइज़ था। बिहार में तेजस्वी यादव भी 40% मानते हैं कि वहाँ का चुनाव भी सही तरह से नहीं हुआ था। तो ये जो बात है, ये प्रतिशत वाली बात, उसको हम तो ठीक निकाल दें, लेकिन उसके पीछे का जो अर्थ है, वो सबको सही तरह से लेना होगा, उसको उसको गंभीरता से लेना होगा कि वो ममता के जो मतदार है, कुछ मतदाता अभी भी उसके जो होंगे अ, उद्धव ठाकरे के मतदाता होंगे, बिहार में तेजस्वी यादव के मतदाता होंगे और इसी तरह कुछ राज्यों में जिसके जो हारे पार्टियां हारी है, उनके हुँ, जो कमिटेड मतदाता होंगे, उनमें एक देश के प्रति, देश के सिस्टम के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति, अदालत के प्रति अविश्वास पैदा हो, ये एक प्रयास है। इसको इसी तरह से लेना होगा। हुँ, अगर इसमें ज़रा से भी चूक करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आगे जाके ये जो असंतोष अभी कुछ मतदारों में होगा, वो आगे जाके ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा लोगों में वो परकोलेट हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया में भी उनके लोग बैठे हैं। येस, राइट सर। सर उन्होंने ये भी कहा है नो डाउट ममता बनर्जी के चुनाव के बारे में सॉरी वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है उसके बारे में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2024 में हम जीत चुके थे बीजेपी हाँ, से वही। हाँ, और लेकिन सिस्टम उनके कब्जे में है। तो हाँ, लोकतांत्रिक संस्थानें सारे उनके कब्जे में है, इसलिए हम नहीं जीत पा रहे। हाँ, मतलब खुद तो के ये बारे में बात भी ये कहा न जब 99 सीट्स आई उनकी हाँ, 2024 में, तो वो भी हाँ, उन्होंने जी, कहा। जो सीरियस और डेंजर बात ही यही है यस। कि वो देश के कुछ नागरिकों में ऐसा संदेश फैलाना चाहते हैं, युवाओं में जो जो पूरी तरह समझते नहीं है और सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते ऐसे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि 24 में हम जीते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ कर दी, ईवीएम में गड़बड़ कर दी और हमारी सीटें कम दिखाई, भाजपा की ज़्यादा दिखाई और वो जीत गए। तो ये जो डेंजर है, ये असंतोष फैलाने का डेंजर है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यस सर। कि हाँ जी, सर दूसरी जी। बात ये है कि अभी जो नीट पेपर के मामले से जो आवाज उठ रही थी भारत में, विदेश से बहुत बड़े तथाकथित जो है कॉकरोच आए, तो सर ये लोग सर देखो सर का एक दो जगह का मैंने देखा, ये लोग दिल्ली में शायद जंतर मंतर पे वो लोग बोल रहे थे कि अभी इलेक्शन ईवीएम किस तरह से हैक की जा सकती है ये हम बता देंगे। फिर दूसरा बोला उन्होंने कि बैलेट पेपर से इलेक्शंस होने चाहिए। तो यही मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं हमेशा। हाँ, ये ये उनके ही जो कांग्रेस की जो किचन कैबिनेट है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे मुद्दे
राहुल गांधी को उठवाने के लिए उनको फीडिंग देते हैं, जो राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं वो सीरियस नहीं है ना, पूरी पूरी सिस्टम से के साथ वो सीरियस नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष की तरह अपने अपनी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति भी सीरियस नहीं है। तो ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं। अब ये कॉकरोच भी इकट्ठा हुए दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसमें से एक ने बताया कि ये ऐसा हैक हो सकता है। अब हम्म। देखिए हैक कैसे हो सकता है, क्यों क्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत हर एक ईवीएम का जो मशीन है वो इंडिविजुअल है। उसके साथ कोई भी नेटवर्क, इंटरनेट कुछ किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। उसको जोड़ने के लिए ये सामान्यतः वायर होते हैं जो उसको वीवीपैट, अगर उससे जोड़ना है कि कोई मत देता है तो वो मत उसने जो जिसे दिया है, कांग्रेस को दिया है तो कांग्रेस में पड़ा कि नहीं, वो देखने के लिए वीवीपैट है। उसमें दिखाता है कि आपने ये नंबर का मत दिया इस को, और ये है, स्लिप निकलती है। तो वही वायर ही जुड़ा है, उसमें कोई भी इंटरनेट आता ही नहीं है, उसमें कोडिंग आती ही नहीं है, तो वो चीज हैक नहीं हो सकती। ये बात अ, चुनाव आयोग बार बार कह चुका है, टेक्नोलॉजी के जानकार बार बार कह चुके हैं, फिर भी पता नहीं है ये कॉकरोचों को और कांग्रेस को क्यों इसमें से निकलते नहीं है। वो उनको उनको बंगाल का, बिहार का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, सभी का ईवीएम हैक लगता है, लेकिन राइट। केरल का, तमिलनाडु का, हिमाचल प्रदेश का, तेलंगाना का, उस विषय में वो अगर पूछते हैं उनको, कोई पूछता है तो जवाब भी नहीं आता, वो मुंह एकदम से बंद कर देते हैं। राइट। तो अ, ये सर उन्होंने अपने पूरे भाषण में सर आरएसएस के ऊपर काफी टीका की है, आलोचना की है कि आरएसएस आइडियोलॉजी है, बीजेपी उनकी आइडियोलॉजी पर काम करती है। तो सर ये कुछ नया नहीं है, वैसे तो कांग्रेस पहले से ही आरएसएस की आलोचना करती आई है। हाँ, वो जितना जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में जो हो रहा है, वैसा ही ठीक आरएसएस के बारे में हो रहा है। वो हम्म। जितना आरएसएस की आलोचना करेंगे, आरएसएस उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को वो जान जो नहीं जानते उनको जानने की प्रयास करते हैं कि क्या है आरएसएस। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, वो पता है कि ये संगठन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करता है, देश के इकट्ठा रखने के लिए काम करता है, देश को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है, देश के जो मूल धर्म संस्कृति है सनातन, उसके लिए काम करता है। वहां ना किसी के प्रति धिक्कार है, ना किसी के प्रति हिंसा की कोई भाषा है, कुछ भी नहीं है आरएसएस में। ये जो जानते हैं वो जानते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के कारण होता क्या है कि जो लोग नहीं जानते, वो जानने के लिए कोशिश करते हैं, वो सर्च करते हैं कि क्या है आरएसएस, तो उनके सामने जो भी आता है, वो कुछ भी हिंसा वाली बात कोई आता नहीं है, वो दबाव वाली बात आती नहीं है। जितने भी उनके नेताओं के भाषण सुनेंगे आरएसएस संघ के, तो वहाँ सब प्यार मोहब्बत की सही मायने अर्थ में प्यार प्यार की बात होती है, सही मायने में देश एकता की बात होती है। तो यस सर। जितना भी ये उसको टारगेट करने की प्रयास करेंगे, उतना ही संघ का विस्तार होगा, और संघ की तो अभी शताब्दी चल रही है, और इतना अभी तो विस्तार हो रहा है कि अभी ऐसे लोगों के, कांग्रेस के लोगों के या राहुल जैसे लोगों के टीका करने से संघ को कुछ असर होने वाला नहीं। हाँ सर। सर दूसरी बात ये है कि उनके भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव चुराए जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सर अभी कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया था कि महाभयंकर तूफान आने वाला है और मोदी जी रिजाइन करेंगे। तो हाँ, इसके पीछे उनका क्या नैरेटिव है वो तो वही जाने, लेकिन एक तरह से डराने का काम कर रहे हैं जो उनके फॉलोअर्स है या जो विपक्ष के लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। इस बात को हमें पूरे दुनिया की जो अभी स्थिति है उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए, देखना हम्म। होगा। यस। वो इसलिए कि बार बार हम बात करते हैं कि एक सोरोस गैंग है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर,
जिसके विरुद्ध में प्रेसिडेंट ट्रंप बोल चुके हैं, हाँ, उसका यस, नाम लेकर बोल चुके हैं। तो वो एक जो एक गैंग है, वो कुछ अलग ही उद्देश्य के साथ काम करती है। वो उस तरह से फंडिंग करती है। उसके साथ माओवादी माओइस्ट सब जुड़े हुए, चाइना के जो फंडिंग के साथ माओइस्ट जुड़े हुए। तो इन लोगों को क्या है कि भारत की जो आगे बढ़ रहा है, 12 वर्ष से एक स्थिरता है यहाँ पे। एक लोग अभी तो अंतर्राष्ट्रीय जो जितनी कंपनियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भारत में आना चाहती है। वो ओपन सीक्रेट, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, सब आ रहे हैं। अब इस स्थिति में अगर भारत मजबूत हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि जो चाइना है, जो अमेरिका है, और दूसरे कोई ऐसी तरह के जो पावर है, उनको मतलब उनका स्तर नीचे जा सकता है, उनका नंबर नीचे जा सकते हैं। तो ये डर के कारण एक पूरा का पूरा एक सर्कल हो रहा है भारत के विरुद्ध में। सब जगह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हो रहा है या सिर्फ अमेरिका कर रहा है या सिर्फ चाइना कर रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी इस देशों में और भारत के अंदर जितने भी सनातन के, भारतीय संस्कृति के और इसके विरुद्ध में जितने लोग हैं, वो बार बार इस बात को करते हैं। यस। और इसीलिए कुछ वर्ष पहले आपको शायद पता होगा ही, शायद हमने बात भी कभी की होगी कि डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म, डिसमेंटलिंग यस। सनातन करके न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 3-4 वर्ष पहले, कोरोना के बाद में या उसी समय में। तो हुँ, डिसमेंटलिंग सनातन मतलब क्या, और उसपे उसपे आपको पता होगा कि वो जो एक कुहाड़ी जैसा कुछ शार्प होता है, उसमें उसको एक सिंबोलिज्म बनाया था। तो बहुत ही मतलब इतना बड़ा अ, हो रहा है भारत के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध। तो ये पूरा सिस्टम उसी का एक जो कड़ी है। तो राइट, वो क्या चाहते हैं कि यहाँ असंतोष हो किसी भी तरह, क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव से अभी वो कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने आखिर में मतलब पश्चिम बंगाल में भी देख लिया। हाँ, इतने 15 वर्ष तक टीएमसी के जो शासन रहा, और हुँ, ममता बनर्जी को इस तरह से पूरे देश में और दुनिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा था उस समय से, चुनाव से पहले से भी, कि सिर्फ एक यही आयरन लेडी है जो अभी मोदी को हरा सकती है, मोदी के सामने खड़े रह सकती है। लेकिन वहां की जो सच्चाई थी पश्चिम बंगाल की, वो सच्चाई कोई देखना या दिखाना नहीं चाहता था। सिर्फ हुँ, वहां की प्रजा जानती थी, और वो प्रजा ने अपना फैसला दे दिया 4 मई को। अब उनको पता चल गया कि भाई, ममता बनर्जी जैसे 15 वर्ष तक शासन किया, वो भी जो हार सकती है, डीएमके तमिलनाडु में हार सकता है, लेफ्टिस्ट उसमें केरल में हार सकते हैं। तो अब बहुत ही मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि लोकशाही चुनाव की राजनीति में अभी कुछ दशक तक किसी भी पार्टी का मजबूत होना और विजेता होना, राज्यों को छोड़कर, कुछ जैसे केरल में कांग्रेस जीती है, तो तेलंगाना में भी जीती थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती थी। तो ऐसे छोटे छोटे छोटा पुट जीत के छोड़कर नेशनल लेवल पर कोई जीत नहीं सकता, वो उनको समझ आ गया। अब लोकतांत्रिक तरीके से तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते हैं। वो मतदाता को गाली देते हैं, हमने सुना है मध्य प्रदेश के चुनाव के समय। अ, भाजपा को मत देने वाले राक्षस है, ऐसा कांग्रेस के वो नेता ने निवेदन दिया था। तो ये जो पूरा चल रहा है, उसमें अभी प्रजा में असंतोष को बढ़ावा दिए बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा जान चुके हैं। और शायद इसीलिए उनका ये जो भाषण है, वो देखिए किस तरह से फैलाया जा रहा है। जैसे
इसके विषय में एक फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ी थी, उसका नाम है पंकज श्रीवास्तव करके, 2 दिन हम्म। पहले की पोस्ट है। हम्म। तो वो क्या लिखता है देखिए, वो पंकज श्रीवास्तव कौन है, उसका जो बायो लिखा है उसमें उसने लिखा है कि पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट है। ओके। अब देखिए, हाँ, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव राहुल गांधी का किसी दूसरे ने, मतलब वो जो सौरभ यादव करके कोई है, उसने ट्रांसलेशन किया हिंदी में अंग्रेजी में से, उसको शेयर करता है ये पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव। उसमें पहली लाइन क्या लिखता है कि राहुल गांधी का ये भाषण एक दार्शनिक भाषण था, एक एक बड़े नेता का और दार्शनिक का एक भाषण था, और इस तरह से उसको देखना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या बात कही, फिर वो पूरा ट्रांसलेशन उसके नीचे रख देता है। तो यस। देखिए किस तरह से ये जो इकोसिस्टम काम करती है। राइट। पत्रकार तो हम भी है, बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये सही तरह से मानते हैं कि विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल। का विपक्ष का मतलब ये तो नहीं कि आप हर किसी बात पर आप विरोध करो और रास्ते पे आने की बात करो। हम्म। आपने हम कोरोना से पहले से 12 वर्ष से जानते हैं, जब भी किसी भी प्रयास किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने, हाँ, सैन्य के लिए प्रयास किया कि ओआरओपी आ जाए, तो उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सभी विपक्ष ने विरोध किया था। कोरोना के समय हमने वैक्सीन बनाई, तो उसके विरुद्ध भी, वैक्सीन के विरुद्ध अपप्रचार कितना फैलाया था हम जानते हैं कि लोग ऐसा लेने से डरने लगे थे, लेकिन फिर से सरकार के प्रयास से लिया। डिफेंस डील्स में कितना अपप्रचार, कितना गलत बातें फैलाते बहुत रहते हैं। बहुत बहुत। और डिफेंस डील्स का तो मुद्दा हम जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई थी कि वहां जाके माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल। तो पूरे 12 वर्ष में, भारत के शासन के, मोदी शासन के पूरे 12 वर्ष में, हमें आज तक, इस दिन तक, इस 14 अगस्त, 14 जून 2026 तक एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिसमें विपक्ष ने, खास करके कांग्रेस ने या लेफ्टिस्ट ने, सरकार के एक कदम को ठीक है, हाँ सही है ऐसा कहा हो। वो यस। डिफेंस डील छोड़ दो, वैक्सीन छोड़ दो, अरे महिला आरक्षण कानून के भी विरुद्ध है ये लोग। बिल्कुल। तो उससे ये तो ज्यादा क्या विरोध हो सकता है। तो राइट्स। ये जो पूरा एक उनका जो प्रयास चलते रहते हैं, वो सुनिश्चित रूप से भारत के विरुद्ध है। भाजपा के विरुद्ध हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भाजपा नहीं है तो दूसरा कोई पार्टी आएगी, दूसरा कोई आएगा, लेकिन वो भाजपा का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते, वो बिल्कुल ही भारत का विरोध कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। और ये डेंजर है, और इसके लिए इसी कारण हमें उनको उनको एक्सपोज करना चाहिए, इस तरह के बात वीडियो से, इस तरह के पॉडकास्ट से। बिल्कुल सर। और सर दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि शुरुआत से वो हर कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी आता है तो विरोध करते करते, सर हमने अभी देखा हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई उसका भी उन्होंने विरोध किया, फिर अमेरिका के साथ डील हो रही है उसका भी किया। अब नया नया जो आया है, राहुल गांधी अंडमान निकोबार जाके घूम के आए, डुबकी लगा के आए हाँ, और कह रहे हैं कि जो हाँ, हाँ, प्रोजेक्ट आ रहा है हाँ। वो सब तहस नहस कर देगा। तो और ये तो हमारा, ये भी देखा सर हमने। ये देखो, तो देखो ये और अभी कुछ दिन पहले केन्या या कोई अफ्रीकन देश, शायद केन्या का ही बात है, या मैं देश का नाम भूल चुका हूँ। हम्म। 2 जगह कि उसको हमें जोड़ के देखना चाहिए इस बात को। सबसे पहले वो अंडमान निकोबार के प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको, उससे चाइना को नुकसान हो रहा है। यस। हाँ, हमारा मैरीटाइम ट्रेड सुरक्षित भी हो रहा है, बढ़ने के चांसेस है,
और वहाँ के जो जनजाति है उसको इतना बड़े तौर पर असर नहीं हो रहा है। वो पर्यावरण ने भी क्लियरेंस दिया है, संरक्षण मंत्रालय ने क्लियरेंस दिया है, सैन्य और नौसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट हो। नौसेना के पूर्व अधिकारी ओपनली सोशल मीडिया पर ओपनली राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, मत करो, ये प्रोजेक्ट अच्छा है। फिर भी वो लगे रहे। क्यों लगे रहे? क्योंकि उसमें चाइना का फायदा है। बिल्कुल। यस। अब 2 दिन 3 दिन से एक इश्यू चल रहा है, आपको पता होगा कि अफ्रीकन देश, कोई एक देश ने अदानी को 1 वर्ष पहले उनके एयरपोर्ट को जो रिनोवेशन के लिए, पूरा नया करने के लिए अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था $1.94 बिलियन का। हाँ, राइट। उस समय इंक्लूडिंग कांग्रेस, जो जिसको अफ्रीकन कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है और कांग्रेस को, लेकिन अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तब से कांग्रेस के जितने सोशल मीडिया है वो अदानी को टारगेट कर रहे थे। इतना टारगेट किया कि वहाँ की जो उस देश के जो इन्फ्लुएंसर है और पॉलिटिशियंस है वो प्रभावित हो चुके हैं और उन्होंने अदानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। और अभी चाइना को इस वीक, लास्ट वीक चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और वो कितने में दिया? $2.90 बिलियन में। राइट। तो रकम भी बढ़ गई और चाइना को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये सारे जो होता रहा उसमें कांग्रेस बीच में है। तो देखिए कि उसको अदानी के प्रति कितना रोष है। जो जो अदानी को उन्होंने, अदानी का जो विस्तार हुआ था उन्हीं के समय में, कांग्रेस के समय में हुआ था, फिर भी अभी उसके विरोध में है। यस। हमारे राइट। अंडमान निकोबार के इतने इतने स्ट्रेटेजिकली इतने राइट। महत्व के इस प्रोजेक्ट के विरोध कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक एंटी इंडिया उनका वलन है। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। ये पूरा दिख रहा है। यस सर। और सर जैसे उनके भाषण में वो बार-बार ये कहते रहे कि रेजिस्टेंस वर्क्स, लेकिन इनका रेजिस्टेंस जो है सर शायद हम अभी कंक्लूजन पे ये मानेंगे कि भारत के खिलाफ उनकी जो आइडियोलॉजी वो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, वो दिखती है सर। चाहे वो देश में बैठकर क्यों ना हो और विदेश में बैठकर क्यों ना हो, हम हर बार सर वो हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये विशेष पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।